अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मिलर एंड हार्ले फिफ्थ एडिशन का चैप्टर नंबर सेकंड, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ एनिमल्स। इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा जस्ट सेल। तमाम जो एनिमल्स हैं, तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आप कह सकते हैं कि वो किससे मिलके बने हैं, सेल से मिलके बने हैं। सेल एक बेसिक यूनिट है। अगर हम ज़ूलॉजी की बात करें तो ज़ूलॉजी में हम जस्ट एनिमल्स को डिस्कस करेंगे। ज़ूलॉजी में एनिमल्स को कम्प्लेक्सिटी, उनकी वैरायटी और उनमें जो प्रोसेस है उनको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि सेल्स क्या हैं। बेसिक जो पार्ट है सेल जिससे मिलके तमाम एनिमल्स बने हैं वो बेसिकली है क्या। जस्ट लाइक जैसे आप केमिस्ट्री वाले जो हैं वो किसी भी कम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि एटम क्या है। एटम से फर्दर मिलके जो है वो बाकी मटेरियल बनते हैं। तो जैसे उनको एटम्स को समझना पड़ता है, हमें सेल को समझना पड़ता है। इसी तरह जो है कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो कि एक ही सेल से मिलके बने होते हैं, उन्हें हम कहते हैं सिंगल सेल्ड। और कुछ हैं जो एक से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के सेल से मिलके बने हैं, उन्हें हम कहते हैं मल्टी सेलुलर। अब जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सेल्स की जो काम करने की डिवीजन है वो एक प्रॉपर वे से हुई है। डिफरेंट टाइप्स के सेल्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन परफॉर्म करते हैं और उनकी बेस पे जो है फर्दर जो टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन हैं और ऑर्गन सिस्टम डेवलप होते हैं। यहाँ पे जैसे कि आपको डायग्राम में क्लियर हो रहा होगा कि एटम्स हैं, एटम से मिलके सिंपल मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। उसके बाद मेम्ब्रेन्स बनती हैं, देन ऑर्गेनेल्स बनती हैं। जब ऑर्गेनेल्स कंपाइल अप होती हैं तो एक सेल बनता है, ठीक है। सेल के अंदर सब जो यूनिट्स हैं वो ऑर्गेनेल्स हैं। जब सेल्स कंबाइन होते हैं जो सेम टाइप के फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं। और जो टिश्यू कंपाइल अप होते हैं तो ऑर्गन्स बनाते हैं। ऑर्गन जब कंपाइल अप होते हैं तो ऑर्गन सिस्टम डेवलप करते हैं। और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जब कंबाइन होते हैं तो एक एनिमल जो है वो मार से वजूद में आ जाता है, आप कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं तो यहाँ पे है कि व्हाट आर सेल्स। सेल्स जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या है, एक फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। एक एनिमल की लाइफ का एक फंक्शनल यूनिट है, एक बेसिक पार्ट है जिससे जो है वो मिलके एक पूरा का पूरा एनिमल बना। उसके बाद अगर हम इसकी स्ट्रक्चरली बात करें तो इस स्ट्रक्चरल बेस पे हमने इसको दो में कैटेगरी में डिवाइड किया। एक हमारे पास आ जाता है प्रोकैरियोटिक और एक आ जाता है हमारे पास यूकैरियोटिक। अगर हम इसमें डिफ्रेंशिएट करें तो नेक्स्ट आपको डायग्रामेटिकली भी क्लियर हो जाएगा यहाँ पे कि जो कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट जो ऑर्गेनेल्स हैं सेल के, उसकी बेस में हमने इसको जो है वो डिफ्रेंशिएट किया है। जस्ट लाइक आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं और थ्योरेटिकली भी हम इसको डिस्कस करते हैं कि जो सेल वाल है वो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है और यूकैरियोटिक के मामले में जो है वो जस्ट प्लांट्स में प्रेजेंट होगी और एनिमल्स में ये एब्सेंट होती है। और ये बाउंड्री है जो कि सेल की आउटसाइड पे प्रेजेंट होती है। उसके बाद सेंट्रियोल्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये जो है वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स ये प्लांट्स में एब्सेंट होंगे लेकिन एनिमल्स में ये प्रेजेंट होंगे। इसी तरह जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल अब यहाँ पे आप देखें डायग्राम में, जो जेनेटिक मटेरियल हमारे पास जैसा कि डीएनए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर यूकैरियोटिक सेल्स में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस है ऑरेंज कलर का, इसमें जो है डीएनए प्रॉपरली इन्वेलप हुआ होता है। लेकिन इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स ये जस्ट साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स हुआ होता है। इसमें कोई जो है वो डिफ्रेंशिएशन, कोई कह लें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड्री नहीं होती। इसी तरह से डिफरेंट यहाँ पे हमारे पास ऑर्गेनेल्स हैं जो कि कुछ प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होती हैं और इन केस ऑफ यूकैरियोट्स किसी जो है वो ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगी और किसी में वो एब्सेंट होंगी। उसके बाद हम अगर बात करें यूकैरियोटिक सेल्स की, तो यूकैरियोटिक सेल्स में बेसिकली हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। एक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा है साइटोप्लाज्म और थर्ड वाला है हमारे पास न्यूक्लियस। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे कि हम सब जानते हैं कि आउटर मोस्ट में बाउंड्री है सेल की। डिफरेंट जो ऑर्गेनेल्स हैं सेल के अंदर, उनको भी ये जो है वो सेपरेट करती है एक दूसरे से, ठीक है। अब ये क्या फंक्शन क्या परफॉर्म करेगी कि जो भी इंटरनल प्रोसेसेस हैं सेल्स के अंदर, उनको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेट करती है, ठीक है, ताकि वो एक कंट्रोल वे में, एक ऑर्गेनाइज वे में जो है वो चल सके।
उसके बाद साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म जो है वो एक लिक्विड पोर्शन है हमारे पास, सेमी फ्लूइडी पोर्शन आप कह सकते हैं इसको। और ये न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी जो सारा इन्वायरमेंट है आप उसको कह सकते हैं कि ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो बाकी डिफरेंट जो ऑर्गेनेलीज हैं सेल की वो प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस आपका कंट्रोल सेंटर है, ठीक है। इसके अंदर आपका जितना भी आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो सारी इसके अंदर होती है, ठीक है। और ये भी जो है वो न्यूक्लियर इन्वेलप के थ्रू बाकी ऑर्गेनेलीज से सेपरेट होते हैं। अब यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे वो ये होगा कि वाई आर मोर सेल्स स्मॉल, के कुछ जो सेल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, कुछ स्मॉल होते हैं। वाई कुछ सेल्स जो है वो हम नेकेड आइज देख सकते हैं विदाउट माइक्रोस्कोप, जस्ट लाइक द एग्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। और कुछ जो है सेल्स हैं वो उसको हम देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप यूज़ करनी पड़ती है। इसकी रीज़न एक ये हो सकती है कि जो सेल्स न्यूक्लियस है उसका साइज़ एंड जो सेल का अपना वॉल्यूम है उसमें कंपेटिबिलिटी होती है, ठीक है। सेल्स के न्यूक्लियस के साइज़ के अकॉर्डिंग की जो सेल का वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ होता है। अगर जो सेल का वॉल्यूम है वो सेल के न्यूक्लियस के साइज़ के अकॉर्डिंग ना हो, ठीक है, अगर उससे बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हो जाए तो सेल के न्यूक्लियस के लिए जो है वो उसको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं रहता। एक रीज़न ये होती है। नेक्स्ट जो रीज़न है वो ये है कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स आ जाते हैं। अब जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा एक्सचेंज ऑफ मटेरियल उतना ज़्यादा होगा। अब जो सेल्स का साइज़ है, जो सेल के साइज़ में जो वॉल्यूम है उसका वो रैपिडली इंक्रीज़ होता है एज़ कम्पेयर टू द सरफेस एरिया। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि सरफेस एरिया है क्या। बेसिकली सरफेस एरिया जो है वो आउटर साइड है जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। आउटर साइड ऑफ द सेल इज कॉल्ड द सरफेस एरिया एंड द इनर साइड ऑफ द सेल्स इज कॉल्ड द वॉल्यूम, ठीक है। जितनी स्पेस है इन साइड ऑफ द सेल उसको हम वॉल्यूम कहेंगे। और सेल का जो वॉल्यूम है वो रैपिडली इंक्रीज़ होता है एज़ कम्पेयर टू द आउटर साइड, एज़ कम्पेयर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अगर तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। अंदर जो सेल का इनसाइड स्पेस है अगर वो ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू द आउटसाइड सरफेस एरिया तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो है वो भी मुश्किल होता जाएगा, ठीक है। सेल्स के लिए मटेरियल्स को बाहर निकालना और जो रिक्वायर्ड मटेरियल है उसको अंदर लेके आना, प्रॉपर उसको मैनेज करना वो मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो नेचर है उसने क्या किया है कि सेल्स को न्यूक्लियस के साइज़ के अकॉर्डिंग एंड उसकी फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग, उसके प्रोसेसेस के अकॉर्डिंग उसको मेंटेन किया, उसके साइज़ को मेंटेन किया है। सो ये थी हमारी जनरलाइज्ड टर्म सेल्स की फ्रॉम मिलर एंड हार्ले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, गिव द पॉजिटिव फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।